हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम पाठशाला में। आज हम कार्ल फिशर टाइट्रेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं डीएसटी से और वाटर से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल कुमावत बात्रा। कार्ल फिशर टाइट्रेशन आपके स्क्रीन पर शो किया हुआ है। इसके बारे में पूरी डिटेल जो है मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट्स। 4 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं रिएजेंट के अंदर। पहला होता है आयोडीन I2, दूसरा सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और तीसरा होता है एक बफ़र। आजकल बफ़र के रूप में हम लोग इमिडाज़ोल यूज़ कर रहे हैं, पहले हम लोग पिरिडिन यूज़ करते थे। और सॉल्वेंट के रूप में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेथनॉल। दूसरे सॉल्वेंट भी यूज़ किए जाते हैं। अब फंक्शन ऑफ बेस एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट और बेस के क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बेस जो है उसके 3 फंक्शन हैं। पहला स्पीड, दूसरी स्टेबिलिटी और थर्ड होता है एज अ बफ़र की तरह काम करता है बेस। ये रिएक्शन की स्पीड, स्टेबिलिटी और बफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सॉल्वेंट जो होता है रिएक्शन की रिएक्टिविटी, एंड पॉइंट इंडिकेशन और शेल्फ लाइफ, इन तीनों के लिए सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्ल फिशर फैक्टर, अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमको बताता है कि जो कार्ल फिशर रिएजेंट है उसकी क्षमता कितनी है। वो, इसका मतलब ये है कि वो कार्ल फिशर रिएजेंट कितना ml कार्ल फिशर रिएजेंट लगेगा कितने मिलीग्राम वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करता है कार्ल फिशर फैक्टर। जनरली जो कार्ल फिशर रिएजेंट आता है उसकी रेंज होती है 5 से लेकर 6 मिलीग्राम ऑफ वाटर पर ml ऑफ KF रिएजेंट। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि हमारा जो KF फैक्टर है वो है 5.023। इसका मतलब ये है कि 1 ml कार्ल फिशर रिएजेंट पानी के 5.023 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करता है। 1 ml कार्ल फिशर रिएजेंट पानी के 5.023 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करता है। अब क्योंकि ये जो रिएजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिव इतना ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि वो इतना कम मात्रा के अंदर ही वाटर को न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से प्रभावित होता है। इसलिए इस फैक्टर को हमको डेली चेक करना पड़ता है, इसको डेली निकालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। तो इस कार्ल फिशर फैक्टर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या निकालने के लिए हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा होता है हमारा प्यूरिफाइड वाटर, जिसकी सहायता से हम लोग KF रिएजेंट का फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। DST, जो सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DST बोलते हैं। तो DST का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H8N2O8.2H2O, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है DST का वो होता है 230 ग्राम्स विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट। स्क्रीन के ऊपर उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। अब जो सोडियम टार्ट्रेट होता है उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट होता है उसका परसेंटेज हमेशा फिक्स होता है, वो होता है 15.66%। ये वाटर कंटेंट DST के अंदर फिक्स होता है। उसका कारण ये होता है कि DST जो होता है एक नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को गेन नहीं करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है। दूसरा, ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है जिसकी, और इसके अंदर जो वाटर का
कंटेंट जो है, इसलिए इसका परसेंटेज हमेशा फिक्स होता है, डेट इज़ 15.66% होता है। अब ये आया कैसे, तो हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि 230 ग्राम DST जो होता है उसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो 36 ग्राम होता है। तो 230 ग्राम ऑफ DST कंटेन 36 ग्राम वाटर। अब हमको निकालना है कि 1 ग्राम DST के अंदर कितना होगा, तो सिंपल हम 36 को 236 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कर देंगे इनटू 100। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 15.6521%। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बोलें तो 15.66% वाटर कंटेंट होता है DST के अंदर। अब हम बात करते हैं वेट फॉर एनालिसिस। जब हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो हम DST का कितना अमाउंट यूज़ करेंगे या प्यूरिफाइड वाटर का कितना अमाउंट यूज़ करेंगे, तो DST के लिए हम यूज़ करेंगे 75 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम पाउडर, और प्यूरिफाइड वाटर के केस में हम लेंगे 25 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम प्यूरिफाइड वाटर। अब कैलकुलेशन DST के लिए हम जो भी वेट हमने लिया है वो मिलीग्राम के अंदर लेंगे, इनटू कर देंगे 0.1566 डिवाइडेड बाय जो भी हमारी ब्यूरेट रीडिंग आएगी, जितना भी KF कंज्यूम होगा उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। दूसरा प्यूरिफाइड वाटर के लिए आ जाएगा फॉर्मूला वेट ऑफ वाटर इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय KF कंज्यूम्ड इन ml। अब चूँकि ये सारी जो कैलकुलेशन है ये मिलीग्राम पर मिलीमीटर के अंदर हो रही है, इसलिए जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर की यूनिट भी हो जाएगी मिलीग्राम पर ml। फैक्टर अफेक्टिंग टाइटर स्टेबिलिटी, जब हम क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं तो उस दौरान जो है कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे टाइटर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है एयर ह्यूमिडिटी, जो एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो पहला फैक्टर होता है वो होता है एयर ह्यूमिडिटी, और दूसरा होता है हमारा टेम्परेचर। अब अगर हम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस, अब अगर उस 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं अगर टेम्परेचर, तो हमारा जो फैक्टर होता है वो -0.1% डिक्रीज़ हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि हमारा जो फैक्टर है वो है 5.050 मिलीग्राम पर ml। अब अगर हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारा जो फैक्टर हो जाएगा वो -0.1%, मतलब ऊपर वाली वैल्यू के अंदर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर आ जाएगा 5.045 मिलीग्राम पर ml। और अगर हमने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो हमारा जो फैक्टर होगा वो -2% डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 4.95 मिलीग्राम पर ml। अब हम जब फैक्टर निकालते हैं तो एनालिसिस के दौरान हमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडलिंग किट यूज़ करना पड़ती है। लिक्विड के लिए हम लोग सिरिंज यूज़ करते हैं और सॉलिड के लिए हम वेइंग बोट का यूज़ करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो किया हुआ है। अब एनालिसिस के दौरान हमें एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करना है, फिर ये माइक्रोलीटर सिरिंज का यूज़ करना है, और इसे कहते हैं हम वेइंग बोट, जिसके द्वारा हम लोग सैंपल लेकर टाइट्रेशन फ्लास्क में सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि हम वाटर के द्वारा कार्ल फिशर फैक्टर कैसे निकालें। तो सबसे पहला है हमारी हेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट बाय वाटर। सबसे पहले हम टाइट्रेशन फ्लास्क को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए हम लोग मिथनॉल उसके अंदर डालेंगे और स्टिरर अच्छा घुमाएंगे ताकि वो नीचे बैठी हुई गंदगी सारी वहाँ से निकल जाए। फिर उस मिथनॉल को फेंक देंगे और उसके बाद जो हमारा टाइट्रेशन फ्लास्क है उसके अंदर 10 से 20 ml KF रिएजेंट को डोज करेंगे, ताकि जो KF रिएजेंट की जो
ट्यूब है जिससे KF रिएजेंट आ रहा है टाइट्रेशन फ्लास्क में, उसमें कोई एयर बबल ना रहे। इसके बाद हम लोग ये KF रिएजेंट जो है इसको भी हम लोग फेंक देंगे। उसके बाद अच्छी तरह उस फ्लास्क को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद मिथनॉल जो भी रहेगा वो सारा मिथनॉल फेंक देंगे और उसके बाद फ्रेश मिथनॉल 30 to 40 ml फ्रेश ड्राइड मिथनॉल हमें लेना है टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। लेने के बाद हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे ताकि जो बैकग्राउंड ड्रिफ्ट है वो ओके हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग कंडीशनिंग कहते हैं। बैकग्राउंड ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि हमारा जो कार्ल फिशर टाइट्रेटर है वो क्या करता है, बैकग्राउंड मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है। अब बैकग्राउंड मॉइस्चर का मतलब ये होता है कि वह मॉइस्चर जो कि हमारे टाइट्रेशन सेल के अंदर है मौजूद, जो कि हमारे सैंपल से नहीं आया है, उसको मॉइस्चर को रिमूव करना ऑटोमेटिकली हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो उस मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है और उसको KF रिएजेंट डालकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा, तो उस समय जो है कंडीशनिंग ओके हो जाती है। जब कंडीशनिंग ओके हो जाएगी तब हम क्या करेंगे कि हमारी जो सिरिंज है उसके अंदर 25 से लेकर 50 माइक्रोलीटर वाटर लेना है और वाटर लेने के बाद उस सिरिंज को हम लोग बैलेंस के ऊपर रखकर उसका वेट ले लेंगे। इतना करने के बाद हम सिरिंज की सहायता से टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर वाटर को डाल देंगे। डालने के बाद जो एम्प्टी सिरिंज होगी उसका फिर वेट ले लेंगे। तो दोनों वेट को माइनस करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि वाटर का एक्चुअल वेट कितना था। वो वेट कंप्यूटर में इंटर करने के बाद हम लोग टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करने के बाद 3 या 4 मिनट बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद हम जो टाइट्रेशन है वो 3 सेट के अंदर करते हैं और उसके बाद फैक्टर को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय KF रिएजेंट कंज्यूम्ड इन ml। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि कोशिश हम ये करें कि तीनों बार जो है सेम अमाउंट ऑफ वेट लेना है तीनों सेट के अंदर। बात करते हैं हम, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यह इस एक टेबल स्क्रीन पर शो की गई है जिसके अंदर पहले कॉलम में एग्जांपल लिखा हुआ है, दूसरे में सेट 1, तीसरे में सेट 2 और चौथे वाले में लिखा हुआ है सेट 3। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल के नीचे जो एक कॉलम दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है सैंपल इन मिलीग्राम। पहले सेट में जो मैंने सैंपल डाला था, मान लेते हैं कि वो कितने मिलीग्राम था, 35.34 मिलीग्राम। ठीक है, तो उस समय जो ब्यूरेट रीडिंग KF रिएजेंट ने कितना KF टाइट्रेटर ने कितना ब्यूरेट रीडिंग लगी, 6.8065। तो उस दौरान जो फैक्टर आया वो आया 5.1921। ये होगा पहले सेट की। दूसरे सेट में जो वेट लगा वो लगा 35.44। ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई, 6.8180 और फैक्टर निकल कर आया 5.1980। सेट 3 में हमने जो सैंपल लिया था मिलीग्राम में वो लिया था 35.35। ब्यूरेट रीडिंग लगी 6.8140 टाइट्रेशन के बाद और फैक्टर निकल कर आया 5.1878। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, वेट को ब्यूरेट रीडिंग से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर निकल कर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की सहायता से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, जो तीनों फैक्टर निकले इन तीनों फैक्टर को हमने एवरेज किया। वो एवरेज आपके स्क्रीन पर दे रखा है और उसकी सहायता से हम RSD निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि निकल कर आई है 0.10%। RSD का मतलब ये होता है कि हमारा जो डाटा है वो एक्चुअल डाटा के कितने नज़दीक है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। जितनी
कम आरएसडी होगी उतने एक्यूरेट आपका फैक्टर होगा। तो कार्ल फिशर फैक्टर के लिए जो आरएसडी की जो लिमिट होती है वो होती है 2%, और यहाँ पर जो आरएसडी आई है वो आई है 0.10%। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर बाय डीएसटी, डाई सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट की सहायता से हम कैसे फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो सबसे पहली स्टेप है क्लीनिंग की वो सेम रहेगी। हमें टाइट्रेशन फ्लास्क को अच्छे से क्लीन करना है, फिर उसके अंदर के 10 से 20 ml केफ रिएजेंट को डोज करना है, फिर टाइट्रेशन फ्लास्क को दोबारा मेथनॉल से अच्छी तरह साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद तुरंत जो है हमें यहाँ पर 30 से 40 ml मिथनॉल लेना है। मिथनॉल लेने के बाद हमें कंडीशनिंग ओके करना है। जब कंडीशनिंग ओके हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, 75 से लेकर 250 मिलीग्राम डीएसटी जो है हमें वेइंग बोर्ड में लेना है। स्क्रीन पर शो कर रखा है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे वेइंग बोर्ड रखी पहले खाली, फिर उसको टेयर कर दिया। टेयर करने के बाद उसमें सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद जो है मैंने उसे टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल दिया। डालने के बाद मैंने एम्प्टी वेइंग बोर्ड का वापिस से वज़न ले लिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअल मैंने कितना अमाउंट डीएसटी टाइट्रेशन फ्लास्क में डाला है। इतना करने के बाद हम लोग टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं, और 3 से 4 मिनट बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। फैक्टर बाय डीएसटी निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, वेट ऑफ डीएसटी इन मिलीग्राम इंटू 0.1566 डिवाइडेड बाय केफ रिएजेंट कंज्यूम्ड इन ml। नोट यहाँ पे है, टेक ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ डीएसटी इन ऑल द 3 सेट। वापिस से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 सेट मैंने लगाए थे, तीनों सेट के अंदर मैंने पहले सेट में कितना वेट लिया, 257.28 मिलीग्राम। ब्यूरेट रीडिंग कितनी लगी, 7.80500। तो उससे जो फैक्टर निकल के आया वो आया 5.1620। उसके बाद हम बात करते हैं सेट 2 के में हमने जो वेट लिया वो लिया 259.29। ब्यूरेट रीडिंग लगी 7.8095। फैक्टर हमारा निकल कर आया 5.1994। सेट 3 में हमने 259.41 मिलीग्राम डीएसटी लिया। ब्यूरेट रीडिंग लगी 7.8435 और फैक्टर निकल कर आया 5.1793। इन तीनों फैक्टर का एवरेज निकाल लेंगे 5.1802 और हमारी आरएसडी आई है 0.36%। इसके लिए भी जो लिमिट है आरएसडी की वो 2% है। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये फैक्टर निकालने का पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि क्या pyridine वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स जो दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, वाष्पशील है हिंदी में कहते हैं। तो जी हाँ, pyridine जो है एक वाष्पशील कंपाउंड है। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है जो कि हमारी स्किन के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। pyridine जो है उसका फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर दे रखा है C5H5। जो बेंजीन होता है C6H6, उसमें से एक कार्बन एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दिया जाता है, तो ये बन जाता है हमारा pyridine। अब बात करते हैं हम लोग विच केमिकल इज यूज्ड इन केफ कैलिब्रेशन। तो मैंने बताया आपको सोडियम टार्ट्रेट जो होता है वो एक वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड होता है कार्ल फिशर टाइट्रेशन के लिए, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये स्टेबल होता है। स्टेबल होता है ये 150 डिग्री सेल्सियस तक, और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता है एटमॉस्फेयर में से। इसके अलावा इसके अंदर जो वाटर कंटेंट का जो परसेंटेज होता है वो होता है 15.66%, इसीलिए इसको टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स केएफ टाइट्रेशन। तो इसका आंसर है यस, ह्यूमिडिटी भी कार्ल फिशर टाइट्रेशन को अफेक्ट करती है। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी होती है वो होती है 60%। उस दौरान 1 लीटर एयर के अंदर
12 मिलीग्राम वाटर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज बैकग्राउंड ड्रिफ्ट? बैकग्राउंड ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो बैकग्राउंड मॉइस्चर होता है हमारे कार्ल फिशर टाइट्रेटर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड ड्रिफ्ट, जो हमारा इलेक्ट्रोड डिटेक्ट करता है। अब बैकग्राउंड मॉइस्चर क्या होता है कि हमारा जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है टाइट्रेटर के अंदर, जो हमारे सैंपल से नहीं आता है, क्योंकि हमने सैंपल तो डाला ही नहीं अभी, तो सैंपल डालने के पहले अगर जो मॉइस्चर होता है वो इलेक्ट्रोड उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको केफ रिएजेंट की सहायता से न्यूट्रलाइज कर देता है। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रोड बी स्टोर्ड इन द केफ रिएजेंट? हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड और डबल प्लेटिनम पिन से बना होता है। अब ये दोनों चीज़ें जो होती है, ये दोनों चीज़ें कार्ल फिशर रिएजेंट से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए हम जितनी देर चाहे उतनी देर के लिए इलेक्ट्रोड को कार्ल फिशर रिएजेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। You can find me on rahulkumawat23110@gmail.com. If you have any query, you can send your mail. Thank you.